नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कशन कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इससे संबंधित हमने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन एनालिसिस पर विशेष अटेंशन दिया है, लेकिन साथ साथ में कुछ अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है तो उसको भी हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन किया है। तो आज हमारा क्वेश्चन एनालिसिस का 6th पार्ट है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो इससे संबंधित सबसे पहले हम लोग एक संक्षेप में कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लेनेट हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर हम सूरज के पास से दूर की तरफ जाएं तो इसमें सबसे पहले जो आता है वह है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन अतीत में कुछ समय तक प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में माना जाता था। तो ग्रह की जो शर्त है वो शर्त ये है कि जो भी खगोलीय पिंड है वह अपने ऑर्बिट पर ही परिक्रमा करे, किसी दूसरे ऑर्बिट में वह प्रवेश न करे। लेकिन इस मत में या इस प्रकार का जो नियम है उस नियम का उल्लंघन कर देता था प्लूटो। वह अपने पूरे एक ऑर्बिट के दौरान जो 248 दिन का था उसमें से लगभग 20 साल, 248 वर्षों का जो इसका ऑर्बिटल पीरियड था उसमें से लगभग 20 वर्षों तक यह वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसीलिए इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो संस्था है उसने 2006 में इसे ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया। लेकिन शेष 8 ग्रह हैं, उसमें कौन कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर पृथ्वी से देखा जाए कौन सबसे पास है कौन सबसे दूर है, तो पृथ्वी के सबसे करीब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी की एक तरफ है शुक्र, तो सबसे पहले शुक्र आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बुध आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बीच में एक आप देख रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जहां से उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं। और अगर आप सारे प्लेनेट को क्रॉस कर दें, यानी हमारे सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट पर, कहां पर? सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट पर एक कुइपर बेल्ट होती है। कौन सी बेल्ट होती है? कुइपर बेल्ट होती है, जहां पर बहुत से छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का एक बादल जैसा रहता है। तो वहाँ पर बहुत से खगोलीय पिंड है, वहाँ पर होता है कुइपर बेल्ट। तो आप लोग जो करंट होते हैं उससे भी अपडेट रहा करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कह सकते हैं स्पेस मिशन हैं जो कह सकते हैं पृथ्वी से तो छोड़े गए हैं, लेकिन वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए हैं? कुइपर बेल्ट से भी आगे निकल गए हैं, यानी इतना डिस्टेंस तय कर चुके हैं। तो वहाँ पर कुइपर बेल्ट आता है। तो कुइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि सोलर सिस्टम के बाहर का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ तक माना जाता है? तो हम कह सकते हैं वरुण तक माना जाता है। कहाँ तक माना जाएगा? वरुण तक। और इसके बारे में अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो बुध है, बुध का अगर आप देखें टेम्परेचर और शुक्र का देखें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होना चाहिए? बुध का, क्योंकि यह क्या है? सूरज के समीप है। शुक्र का उसकी तुलना में कम होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। बुध का टेम्परेचर मैक्सिमम जो होता है शुक्र की तुलना में कम होता है। उसका जो बेसिक कारण है कि शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा, यानी CO2 जो है वह बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो शुक्र है इसका जो टेम्परेचर है वह बुध की तुलना में अधिक हो जाता है, जबकि बुध सूरज के ज़्यादा करीब है। उसी प्रकार अगर आप देखें यहाँ पर अरुण को, किसको देखें? अरुण को, तो सबसे दूर तो है वरुण, लेकिन अरुण का टेम्परेचर सबसे कम होता है, जबकि सबसे कम प्रकाश कहाँ पहुँचना चाहिए था?
कह सकते हैं वरुण पे, लेकिन अरुण का टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। उसका जो सबसे बेसिक रीजन है वो ये है कि जो अरुण है यह काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा ये टिल्टेड है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो प्रकाश जाता है वह उसके पूरे सरफेस पे नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसका टेम्परेचर हम कह सकते हैं लास्ट वाला जो नेपच्यून है, नेपच्यून की तुलना में कम हो जाता है। तो बेसिक रीजन है कि शुक्र का सबसे ज़्यादा हो जाता है और यूरेनस का सबसे कम हो जाता है, जबकि कम किसका होना चाहिए था? नेपच्यून का। तो यहाँ पर इस बेसिक सेंस को समझते रहिएगा। हाँ, इसी से संबंधित कुछ और भी पॉइंट हैं, उनको भी थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यदि आपको एक बार थोड़ा बहुत अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा। यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं सब लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जबकि दो इसमें से प्लेनेट जो हैं वो कैसे मूव करेंगे? क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, अगर हम ऑर्बिटल डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें? ऑर्बिटल डायरेक्शन की, तो सबका ऑर्बिट जो है वह एंटी क्लॉक ही है। कैसा है? एंटी क्लॉक है, लेकिन जो उनका अपने एक्सिस पर घूर्णन होता है वह एंटी क्लॉक होता है। तो वहां पर हम दिखा देते हैं आपको। एक तो यह शुक्र है और एक आपका यूरेनस है, अरुण। वैसे जितने भी ग्रह हैं सब लोग एंटी क्लॉक, यानी सबका डायरेक्शन यही है आगे बढ़ने का, सब इधर ही चलेंगे, इसमें कोई अपवाद नहीं है। यानी सब सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं, यानी इसी प्रकार सब चलेंगे सूर्य के परितः। लेकिन जो इनका एक्सियल मूवमेंट है, अपने एक्सिस पर जो ये लोग घूमते हैं, वहां पर जो वीनस है यानी शुरू से दूसरा और इधर लास्ट से दूसरा, इनका डायरेक्शन बदल जाता है। अन्य जितने हैं ये लोग हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक करेंगे। कैसे करेंगे? एंटी क्लॉक, यानी ऐसे जाएंगे फिर ऐसे ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक। लेकिन इन लोगों का जो मूवमेंट है एक क्लॉकवाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है? यानी इनका मूवमेंट ऐसे रहेगा, बाकी सबका मूवमेंट क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहां पर दो ऐसे ग्रह हैं जिनका एक्सियल मोमेंटम जो है वह क्लॉकवाइज है, बाकी सबका कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। पहला कौन है? वीनस यानी शुक्र, और दूसरा कौन है? हम कह सकते हैं अरुण। इसका भी कैसे है? क्लॉकवाइज है। तो यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं और देखेंगे कि सभी ग्रह अपने एक्सिस पर कुछ न कुछ झुके हुए हैं। उसमें अगर झुकाव के दृष्टिकोण से आप देखें तो पृथ्वी का झुकाव और मंगल का झुकाव एक जैसा है, लगभग दोनों अपने एक्सिस पर एक ही समान झुके हुए हैं, और इस झुकाव के कारण दोनों पर दिन और रात का जो पीरियड होता है वह लगभग एक समान होता है। और इसी दृष्टिकोण से हम लोग मंगल को कह देते हैं पृथ्वी के समान ग्रह, पृथ्वी के सदृश, यानी पृथ्वी जैसा दिखता है दिन रात, उसी जैसा कौन दिखता है? मंगल भी दिखता है। लेकिन किस दृष्टिकोण से? एक्सियल झुकाव के कारण वहां का दिन रात पृथ्वी के समान ही होता है। उसी प्रकार जो शुक्र होता है इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की बहन है एक प्रकार से। उसके पीछे कारण क्या है कि जो इसका आकार है और जो इसका द्रव्यमान है वह पृथ्वी के समान है। तो यहां पर दो दृष्टिकोण से एक समानता तो हम लोग मंगल से भी दिखा रहे हैं और शुक्र से भी दिखा रहे हैं, लेकिन शुक्र का यहां सेंस है कि आकार पृथ्वी के समान है और द्रव्यमान भी पृथ्वी के ही समान है। जबकि मंगल को हम किस रूप में समान दिखा रहे हैं? क्योंकि उसका एक्सियल झुकाव पृथ्वी के समान है, इसलिए वहां का दिन रात पृथ्वी के समान होता है। तो इन दोनों में अंतर हो गया। साथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे चमकीला तारा कौन है, ग्रह कौन है। वैसे उसको तारे का भी नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं सुबह का तारा और भोर का तारा। तो सुबह का तारा और भोर का तारा दोनों हम लोग इसी बुध और शुक्र को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? बुध और शुक्र को ही मानते हैं। लेकिन यहां पर एक बात है कि जो शुक्र है यह सबसे चमकीला है, सबसे ज्यादा चमकता है। वैसे टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है,
और जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और होने के पीछे कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस की पर्याप्तता, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस अधिक होने के कारण इसका टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है। इसीलिए कभी कभी इसे हम लोग प्रेशर प्लेनेट कहते हैं, प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं, यानी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि होना किसका चाहिए था, बुध का। साथ में यह सबसे ज़्यादा चमकीला भी ग्रह है और उसके पीछे जो कारण है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, काफ़ी सघन है और जब वायुमंडल काफ़ी सघन हो जाता है तो वहाँ का एल्बिडो भी बढ़ जाता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जो पृथ्वी का एल्बिडो है एवरेज, यह लगभग 35 है। कितना है, 35% है, यानी जितना सन रे आती है उसका 35% वापस कर दी जाती है। लेकिन जो शुक्र है, यह अगर हम बात करें कि इसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो करीब करीब मान चलिए कि 80% के आसपास होगा या 90 के आसपास होगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, लेकिन फिर भी इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, यानी परावर्तन काफ़ी ज़्यादा होता है और परावर्तन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, क्योंकि जहाँ से परावर्तन ज़्यादा होता है वह ज़्यादा दृश्यमान होता है और जहाँ से परावर्तन कम होता है वह कम दृश्यमान होता है। तो इसी दृष्टिकोण से जो शुक्र है यह सबसे ज़्यादा चमकता है। तो जब यह शुक्र और बुध पृथ्वी के सम्मुख आते हैं तो यह तारे के रूप में नजर आने लगते हैं। किसके रूप में नजर आने लगते हैं, तारे के रूप में। ज्यादातर भूगोलवेत्ता तो शुक्र और बुध दोनों को भोर और शाम का तारा मानते हैं, लेकिन कुछ मत जो है वह केवल शुक्र को ही भोर और शाम का तारा मानता है। कारण सबसे ज्यादा चमकीला यही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध को भी हम लोग तारे के दर्जे में रख देते हैं पृथ्वी के दृष्टिकोण से। फिर हम बात करें कि जो वीनस है यानी जो शुक्र है, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यह गर्म है। लेकिन जो मंगल है यह भी रेडिश कलर में दिखता है। कैसा दिखता है, रेड कलर में दिखता है। और इसके रेड कलर होने के पीछे जो कारण है, यहां पर फेरस यानी आयरन की अधिकता है। तो आयरन की अधिकता के कारण यहां की जो रॉक है वह रेडिश कलर में नजर आती है, इसलिए यह लाल होता है। लेकिन सबसे चमकीला कौन है, शुक्र है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ में अगर हम बात करें कि इनके कलर की, तो देखिएगा ये शुरू के जो तारे हैं, शुरू के जो दोनों प्लेनेट हैं यानी बुध और शुक्र, ये दोनों का कोई कलर नहीं है, यानी कलरलेस आपको नजर आएंगे। फिर पृथ्वी नीला तारा है, मतलब नीला ग्रह है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब सन रे आती है तो उसमें से जो ब्लू कलर की होती है उसका सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो जाती है। और स्कैटरिंग ब्लू का ही इसलिए होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और उसी स्कैटरिंग के कारण पृथ्वी हमें नीला दिखाई पड़ता है। जो मार्स है यानी मंगल, यह लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर आयरन की अधिकता होती है। अगर हम जुपिटर की बात करें यानी बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का भी रंग जो होता है, यहाँ पर लाल रंग के धब्बे बहुत से नजर आते हैं और उसका जो कारण है वहां पर चलने वाला प्रति चक्रवाती तूफान है। वहां पर बहुत से चक्रवात आते रहते हैं जिसके कारण वहां का कलर कैसा हो जाता है, रेड स्पॉट टाइप में नजर आता है। शनि का देखा जाए तो शनि का कोई कलर नहीं होता है, कारण शनि जो है एक गैसियस प्लेनेट है। कैसा है, गैसियस प्लेनेट है, इसलिए उसका कोई कलर नजर नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसके आगे जाएं तो वहां पर है यानी यूरेनस। तो यूरेनस जो है इसका कलर जो है ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन है। और उसके पीछे कारण क्या है, यहां पर मीथेन की सबसे ज्यादा अधिकता है। किसकी अधिकता है, मीथेन की, और उसी के कारण यह ग्रीन कलर का नजर आता है। अगर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून भी ग्रीनिश कलर में ही नजर आता है। तो इस प्रकार इनके कलर के भी विभाजन हो जाते हैं। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, देखो अगर इन सब प्रश्नों को हल करना है तो 10 मिनट तो इस चीज सुनना ही पड़ेगा। एक बार दो बार इसको रिवाइज करिएगा, उसका प्रश्न बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जब हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्स पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको देखेंगे, लेकिन अभी हम तो बस संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनके आकार के बारे में तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति है। अगर उसके बाद हम किसी की बात करें तो शनि आता है, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो अरुण की नंबर आता है। किसका नंबर आता है, अरुण का। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति ठोस रूप में है। किस रूप में है,
सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो शनि है यह गैसियस स्टेज में है। किस स्टेज में है? गैसियस स्टेज में है। यहीं पे पूछा जाता है कि किस पिंड का सबसे ज्यादा ग्रह है, उपग्रह क्या है? मून। जैसे बुध और शुक्र के कोई मून नहीं है, उसका कोई और सैटेलाइट नहीं है, पृथ्वी का है एक। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मून या कह सकते हैं सैटेलाइट किस ग्रह के हैं, तो उसका नाम है शनि। उसके बाद कौन है? बृहस्पति। जबकि इसके पहले तक जो कॉन्सेप्ट था, बृहस्पति के सबसे ज्यादा थे, शनि के उससे कम थे। लेकिन वर्तमान में चूंकि 2018 में ही अपडेशन हुआ है कि लगभग शनि के पास 82 सैटेलाइट हैं, जबकि बृहस्पति के पास कितने हैं? 79। कितने हैं? 79। वैसे एग्जाम देने से पहले एक बार आंकड़े को वेरीफाई करिएगा। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट हैं किसके पास हैं? शनि के पास हैं। उसके बाद किसके पास हैं? बृहस्पति के पास हैं। यहां पर एक पॉइंट और भी नोट डाउन करने योग्य है कि जो ये प्लेनेट हैं, यह प्लेनेट अपने एक्सिस पर तो मूव करते ही करते हैं, साथ में अपने ऑर्बिट पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो सबसे करीब है, जो सबसे करीब है, इसकी गति सबसे ज्यादा ऑर्बिटल पीरियड से। कौन सी? ऑर्बिटल पीरियड। और ये हमने केपलर में ही बता दिया था, इसके पहले एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था, तो उसमें केपलर का सिद्धांत था जो खगोलीय पिंड अपने मूल तारे के करीब होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड बढ़ जाता है, और जो दूर होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड घट जाता है, कि जिससे समान समय में समान एरिया को कवर कर सके। उसी सेंस में बुध का जो ऑर्बिटल पीरियड है वह सबसे कम है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ऑर्बिटल पीरियड बढ़ता चला जाता है। साथ में इनका अपने एक्सिस पर भी एक घूर्णन होता है, उस घूर्णन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके याद करने का प्रयास करते हैं। अभी देख लेंगे। हाँ, साथ में ये भी देख सकते हैं, पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। कि यहां पर आप देख रहे हैं कितने प्लैनेट हो गए टोटल? 8। इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पृथ्वी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं। तो यहां पर जो अगला है आप देखिए, इनका 2 पीरियड दिया है, एक इनके एक्सिस का जो घूर्णन होता है और एक इनके ऑर्बिट का। ऑर्बिट की अगर आप बात करें तो ऑर्बिट में देखिए यह ऑर्बिटल पीरियड दिया है। कौन सा पीरियड दिया है? ऑर्बिटल, यानी वह कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। तो सूर्य की एक परिक्रमा जो बुध है कितने दिन में करता है? 88 दिन में। वहीं पर आप देख रहे हैं जो शुक्र है कितने में करता है? 224 में। पृथ्वी कितनी करती है? 365 में। मंगल 687। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सबका पीरियड दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करें इनका अपने एक्सिस पर जो घूर्णन है यह कितने समय में होता है, तो यहां पर ये थोड़ा गलत है, यहां का आंकड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहां का जो पीरियड ये दे रहा है, ये पीरियड होना चाहिए कितना? 58। कितना होना चाहिए? 58 डेज, यानी 58 दिन में वह अपने एक्सिस पर एक बार परिक्रमा कर माने घूम लेता है। उसी प्रकार अगर आप बात करें शुक्र की, तो शुक्र देख रहे हैं अपने ऑर्बिट में कितने समय में घूम लेता है? 224 में। लेकिन अपने एक्सिस पर एक बार कितने में घूमता है? 242 दिन में। काफी लंबा समय लगा देता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पूरा एक चक्कर लगाता है सूर्य का, कितने में? 365 दिन में लगभग। लेकिन अपने एक्सिस पर कितने में कर लेता है? लगभग 24 घंटे में। कितने में? लगभग 24 घंटे में। मंगल का देखें तो वह सूर्य की पूरी परिक्रमा कितने में करता है? 686 में या 87 में। लेकिन अपने एक्सिस पर कितने में कर लेता है? तो उसका टाइम है 24 घंटे 39 मिनट। 24 घंटे 39 मिनट। तो यहां पर इसी कारण से हम लोग क्या कहते थे, मंगल जो है पृथ्वी के समान है। क्यों? एक तो इसका एक्सियल झुकाव समान है, और दूसरे समान समय में यह अपनी पूरी परिक्रमा कर लेता है, अपने एक्सिस का पूरा एक बार घूर्णन कर लेता है। तो इसी 2 दृष्टिकोण से यह मंगल जो है पृथ्वी के समान नजर आता है। लेकिन आकार और द्रव्यमान के आधार पर कौन बराबर है? शुक्र बराबर है।
तो ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी। फिर आगे आप बढ़ते हैं जुपिटर में। जुपिटर का देख रहे हैं यहां पर जो एक्सियल मोमेंट है यह सबसे कम है, लगभग 9 घंटे 50 मिनट है। फिर आप देखते हैं शनि। शनि का भी देखिए ऑर्बिटल एक्सियल मोमेंट काफी कम है, लगभग 10 घंटे 39 मिनट है। और इन्हीं दोनों दृष्टिकोण से हम लोग कह देते हैं कि यह जो प्लेनेट हैं यह सूर्य से नहीं बन करके किसी अन्य तारे से बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य का जो एक्सियल मोमेंट है वह इसकी तुलना में ज्यादा है। तो यदि किसी की भी उत्पत्ति उसी से हुई है तो उसका एक्सियल मोमेंट उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बृहस्पति और शनि का जो एक्सियल मोमेंट है यह सूर्य की तुलना में ज्यादा है। इसीलिए जो मोनेस्टिक हाइपोथेसिस की परिकल्पना की थी, एक तारक सिद्धांत, वह फेल कर गया था। कारण क्या था? क्योंकि वहां पर लोग मानते थे कि सूर्य से ही सारे प्लेनेट निकले हैं, तो यह माना गया कि यदि सूर्य से ही निकले हैं तो उनका एक्सियल मोमेंट सूर्य से कम ही होना चाहिए। तो बृहस्पति और शनि का सूर्य की तुलना में अधिक एक्सियल मोमेंट कैसे हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि ये सारे प्लेनेट सूर्य से ना निकल करके किसी और तारे से निकले हुए हैं। और वहीं पर आता है नोवा थ्योरी। क्या आता है? नोवा थ्योरी, जिसको कहते हैं डबल स्टार थियरी। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो बृहस्पति है और शनि है इसका एक्सियल मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। सिर्फ 10 घंटे में ही वो पूरा अपना एक चक्कर लगा लेते हैं, जबकि पृथ्वी कितने में लगाता है? 24 घंटे में। मंगल कितने में लगाता है? 24 घंटे में। लेकिन शुक्र जो है, यहां पर फिर से एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से बार बार कि किसी भी खगोलीय पिंड का अपने एक्सिस पर जो एक घूर्णन होता है उसको उसका एक दिन माना जाता है, और जो अपने ऑर्बिट पर पूरी परिक्रमा होती है उसको एक वर्ष माना जाता है उस खगोलीय पिंड का। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से पृथ्वी से तुलना करें, पृथ्वी के दिन से अगर हम तुलना करें, तो जो शुक्र है, शुक्र का एक वर्ष होता है पृथ्वी के अनुसार कितने दिन का? 224 दिन का। यानी इतने में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। लेकिन शुक्र का जो एक दिन होता है पृथ्वी की तुलना में कितने का होता है? 242 दिन का। यानी शुक्र का दिन शुक्र के वर्ष की तुलना में बड़ा होता है। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है कि जिसका एक्सियल मोमेंट उसके ऑर्बिटल पीरियड की तुलना में ज्यादा होता है, यानी उसका दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है, और वह कौन सा है? शुक्र है। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट चंद्रमा के साथ भी आता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पूरा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है उससे ज्यादा समय लगा देता है अपने एक्सिस पर एक राउंड करने में। तो ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कुछ यहां पर पॉइंट दिए गए हैं जो आपको याद करना है। हाँ, यहां पर देख रहे हैं लास्ट में जो यूरेनस है, यूरेनस का देख रहे हैं अपने एक्सिस पर कितना झुकाव है? लगभग 97 डिग्री। कितना है? 97 डिग्री। तो 97 डिग्री तो होगा नहीं, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो यहां पर आप कह सकते हैं लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा मिस्टेक यहां पर दिखाई पड़ रहा है, करीब करीब ये होना चाहिए 80 डिग्री के आसपास। तो ये भी, इसको भी आप जाके करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा है। यानी इतना झुकाव नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अगर मान लेते हैं कोई ऐसे इसकी एक्सिस है और झुकते 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 मैक्सिमम कितना जाएगा? 90 ही तक तो जाएगा, और कितना जा सकता है? तो ऐसे में ये आंकड़ा तो गलत नजर आ रहा है, यानी 97 नहीं होगा, यह मान चलिए करीब करीब 80 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। तो सबसे ज्यादा झुकाव होने के कारण इसी को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। तो अगर आपसे पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो अरुण है, और इसी के कारण इसका टेम्परेचर वरुण की तुलना में कम हो जाता है, जबकि वरुण सबसे दूरी पर स्थित है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और है इसी से संबंधित पॉइंट, उसको समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना यदि आप थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं, अगर इतना आप समझ गए तो थोड़ा क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी। यहां पर कुछ
डाटा दिया गया है और इस डाटे को आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण, इनका क्या क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। कहाँ से, सूर्य से, इस सूर्य से दूरी दी गई है। फिर इनका पीरियड दिया गया है, क्या दिया गया है, पीरियड दिया गया है। फिर यहाँ पर पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द इक्वेटर, क्या दिया गया है, इक्वेटर के परितः इसका रोटेशन कितना है। फिर आगे इनका है, यानी ये जो है एक्सियल मोमेंट है, कौन सा है, एक्सियल है, और ये कौन है, ऑर्बिटल है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी होती है, एक्सेंट्रिसिटी मतलब होती है उत्केंद्रता, कितना वह विचलन कर रहा है, कितना वह विचलन करता है अपने मूल तारे से, इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद दिया है द्रव्यमान, फिर डेंसिटी। तो सबसे पहले द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से ही तुलना करके लिखा गया है। किससे तुलना करके लिखा गया है, पृथ्वी का। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 1 यूनिट माना जाए तो उसकी तुलना में सबसे कम किसका है, आप देख रहे हैं यहां पर बुध का है, किसका है, बुध का है। उससे ज्यादा किसका है, शुक्र का है, पृथ्वी का 1 है। फिर यहां पर मंगल, मंगल का जो है शुक्र से भी कम है, किससे है, शुक्र से कम है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बृहस्पति का सबसे ज्यादा है, शनि का उससे भी कम हो गया है। यानी आप एक कंपैरिजन यहां पर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज अवश्य पूछा जाता है, डेंसिटी, क्या पूछा जाता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो पृथ्वी का है यह लगभग आता है 5.5, कितना है, 5.5, लेकिन शुक्र का कितना आता है, 5.2। तो शुक्र का जो आकार है, शुक्र का जो आकार है वह आकार पृथ्वी के ही समान है और डेंसिटी भी पृथ्वी के समान है, इसलिए उसका द्रव्यमान भी पृथ्वी के समान हो जाता है। और इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। लेकिन अन्य का आप देखेंगे तो अन्य का जो डेंसिटी है वह कम होती चली जाती है। आप देख रहे हैं बुध का 5.4 है। फिर आप नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं सबकी डेंसिटी क्या है, कम है। अगर सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात करें तो शुरू के 3 प्लेनेट हैं जो सबसे ज्यादा डेंस कंडीशन में हैं। उसमें कौन कौन सा, सबसे ज्यादा कौन है, पृथ्वी, फिर कौन है, शुक्र, उससे भी कम कौन है, बुध है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी का नंबर आता है और उसमें भी कौन है, उसमें मंगल है और सबसे लास्ट में कौन है, वरुण है। बृहस्पति और शनि का डेंसिटी काफी कम होती है। वैसे शनि की तो सबसे कम रहेगी, कारण क्या है, शनि गैसियस स्टेज में है। किस स्टेज में है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए शनि की डेंसिटी सबसे कम होती है। वहीं पर अगर आप बात करें डायमीटर, तो कोई विशेष इशू नहीं है, डायमीटर उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन डेंसिटी पूछी जाती है, इसलिए डेंसिटी को आप याद करिएगा। एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कंपैरिजन में याद करिएगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। फिर यहां पर अगर हम बात करें, यही देखिए पीरियड दिया है, एक इनका एक्सियल पीरियड है और एक इनका ऑर्बिटल पीरियड है। तो ऑर्बिटल पीरियड में आप देखिएगा मरकरी कितने में है, 88 दिन में पूरे ऑर्बिट पर घूम जाता है, लेकिन कितने में वह अपने एक्सिस पर करता है, लगभग 59 डेज में। कितने में, 59 डेज में। और यही देखिए सन का जो एक्सियल मोमेंट कितना है, 29 दिन है, कितना है, 29 दिन है। और बृहस्पति शनि का कितना है, 10 घंटे है। इसी आधार पे तो बोल दिया गया कि मोनेस्टिक जो हाइपोथेसिस है सभी ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति का, वह क्या है, सही नहीं है। यहां पर अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कितने में सूर्य की परिक्रमा करता है, 365 में, जबकि ऑर्बिट पर कितना है, 23 घंटे 56 मिनट। मंगल का भी सेम है। तो इस आंकड़े को आप एक बार दो बार याद कर लीजिएगा। जो एक्सेंट्रिसिटी होती है यानी उत्केंद्रता का मतलब होता है कि कोई भी खगोलीय पिंड जब अपने मूल तारे की परिक्रमा करता है तो वह मूल तारे के कितना करीब और कितना दूर जाता है, ये इसमें जितना डिफरेंस होगा उसकी उत्केंद्रता उतनी ज्यादा होगी। और जिसकी उत्केंद्रता कम होती है यानी उसमें फ्लैक्चुएशन काफी कम होता है। तो इसी चीज को हम एक बार थोड़ा यहां पर दिखा देते हैं आपको, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं उसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सपोज दैट यह एक ऑर्बिट है, क्या है, यह एक
ऑर्बिट है और यह ऑर्बिट किसकी है? पृथ्वी की है। सन इस अगर कोई भी पथ मान लेते हैं इलिप्टिकल शेप में है, इलिप्स के शेप में है, तो उसके दो फोकस होते हैं, दो नाभिक होते हैं। मान लेते हैं यह F1 है, इसको भी सन हम मान सकते हैं, और इसी के समान एक और सन हो सकता है दूसरे ऑर्बिट पर। एक वास्तविक होता है और एक कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। और यही इसकी मेजर एक्सिस होती है, यानी जो टोटल यह दूरी होती है। तो यहां पर जो एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, उत्केंद्रता की बात कर रहा है, तो यदि यह वास्तविक रियल सन है तो यहां से पृथ्वी एक बार करीब रहेगी तो एक बार काफी दूर रहेगी। जिसकी उत्केंद्रता ज्यादा होती है उसका फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, और जिसकी उत्केंद्रता कम होती है उसका फ्लैक्चुएशन कम होता है। तो इसका मतलब उत्केंद्रता हम लोग निकालते कैसे हैं? तो उत्केंद्रता निकालने का जो सिंपल फार्मूला है वह होता है कि दोनों यहां पर एक्स जो नाभिक हैं, दोनों नाभिक के बीच का दूरी को हम लोग ऊपर रख देते हैं, यानी यहां पर लिख सकते हैं F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस ऊपर लिख देते हैं और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस नीचे लिख देते हैं। मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस इसी के मतलब जो इसकी टोटल लेंथ है मेजर एक्सिस को, इसको नीचे कर देते हैं, और जो दोनों फोकस हैं इनके बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, और इसी के आधार पर क्या निकाल लेते हैं? उत्केंद्रता। तो यहां पर यदि दोनों एक स्थान पर आ जाए, कहां पर आ जाए? यहां पर आ जाए, तो ऐसे में ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी यदि ये जीरो हो गया, क्या हो गया? शून्य हो गया इसका वैल्यू, तो इसका मतलब यह पूरा पथ कैसा हो जाएगा? सर्किल के रूप में हो जाएगा। यानी दो फोकस बने ही नहीं, एक ही फोकस है तो उसके परिता कैसा हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाता है सर्किल। यानी कोई भी खगोलीय पिंड इस फॉर्म में रोटेट नहीं करता है। केपलर ने कह दिया है कि सभी खगोलीय पिंड किस शेप में करते हैं, किस पथ पर ऑर्बिट करते हैं? तो इलिप्टिकल शेप पर। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि उत्केंद्रता जीरो होती है तो कैसा पथ हो जाएगा? सर्कुलर पथ हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर इसका वैल्यू कम हो जाए लेकिन नीचे का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो यह पथ कैसा हो जाएगा? यानी यहां पर वैल्यू आप देखेंगे, ऊपर का वैल्यू मान लेते हैं कम है और एक्सिस का जो वैल्यू है क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वह एक से कम आएगा। क्या आएगा? एक से कम आएगा। तो यदि एक से कम है, कैसा है? लेस देन 1, तो शेप कैसा है? इलिप्टिका शेप है। कैसा है? इलिप्टिकल शेप है। और वहीं पर यदि इसका वैल्यू 1 आ जाए, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो ये पूरा डिस्टेंस है इसी के बराबर आ जाए, ठीक है, यानी इक्वल टू 1 आ जाए। कैसा आ जाए? इक्वल टू 1 आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? यानी उनका फ्लैक्चुएशन और उनका फोकस एक ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि यह नाभिक इसके बियॉन्ड भी चला जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी खगोलीय पिंड अपने मूल तारे, यानी मूल तारा बाहर हो और ऑर्बिट अंदर करे, ऐसा होता नहीं है। उसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। लेकिन यदि 1 आ गया तो इसको कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। और यदि यह 1 से बड़ा आ जाए वैल्यू तो उसको कहते हैं हाइपर पैराबोला। तो यह मैथ्स के कुछ पॉइंट हैं, तो ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। बस उत्केंद्रता मत ध्यान रखिएगा कि जिसकी उत्केंद्रता कम होती है उसका मूल तारे से फ्लैक्चुएशन कम होता है, जिसकी उत्केंद्रता ज़्यादा होती है उसका मूल तारे से फ्लैक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ठीक है, इसी आधार पर यहाँ पर यह पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या लिखा गया है कि किसकी उत्केंद्रता ज़्यादा है और किसकी